हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट फरहान अली। खुशामदीद है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक्सटाइल मशीनरी लवर्स बाय इंजीनियर फरहान अली। दोस्तों, आज की जो एक नई मेरी वीडियो है वो सीपीयू के मतलब है कि सीमेंस स्मैटिक S7 400 का सीपीयू 414.2 जो वर्जन है उस पे जो हमारा एक इशू आ रहा था कि वो स्टॉप मोड में चला जाता था। तो आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने इस फॉल्ट को डायग्नोस किया और उसके बाद किस तरह से इसको सॉल्व किया। तो सबसे पहले मशीन का थोड़ा सा प्रीव्यू, उसकी ये नेम प्लेट, ये सेक्शन वार्पिंग मशीन है बनिंगर कंपनी की बेंट्रॉनिक सेक्शन वार्पिंग मशीन। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू पहले मैं आपको दिखाता चलूँ। ये इसके हैंडी टर्मिनल्स हैं जो कि इधर की साइड के जो बीम वगैरह को लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लिए चलता हूँ। ये इसका एक दूसरा हैंडी टर्मिनल है। एक मशीन पर दो हैंडी टर्मिनल लगे होते हैं जिसकी मदद से आप इसका बीम जो है लगा सकते हैं। इसकी स्पीड भी यहाँ से फीड कर सकते हैं। तो चलिए अब लिए चलता हूँ मैं आपको इसके इलेक्ट्रिकल पैनल की जानिब। तो इलेक्ट्रिकल पैनल को सबसे पहले हम खोलते हैं। ये जो सीमेंस का हमारे पास CPU 414.2 वर्जन है, इस पे देखें इस वक्त हमारे ये दो इंडिकेशन आ रही हैं, एक ये रेड वाली और एक येलो वाली। येलो वाली जो इसकी इंडिकेशन है ये इसके स्टॉप मोड की है, और ये जो रेड वाली सबसे ऊपर है ये इसके इंटरनल फॉल्ट की जो इंडिकेशन है इस वक्त हमारे पास ऑन हो रही है। ये मैंने अब कैमरे की लाइट ऑन की है ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। ये देखिए INTF यानी कि इंटरनल फॉल्ट वाली रेड LED ऑन है, और नीचे जो स्टॉप के सामने वाली येलो LED इस वक्त इसकी ऑन है। अगर आपके पास इस तरह का मसला है तो आप इसकी पावर ऑन ऑफ करके इसको चेक करें। कई मरतबा तो सिर्फ पावर ऑन ऑफ करने से भी ये वाला जो इशू है वो सॉल्व हो जाता है। अब हमने इसकी जो पावर है उसको ऑफ़ कर दिया है, बंद कर दिया है मशीन को, और कुछ देर बाद इसको अब हम दोबारा ऑन करने लगे हैं। इसका ब्रेकर हमने कर दिया है ऑन। लेकिन ये देखिए, इसको हमने जैसे ही ऑन किया, एक तो स्टॉप मोड वाली LED ऑन हुई और साथ ही फिर दोबारा इंटरनल फॉल्ट वाली जो LED है वो ऑन हुई है, और साथ ही एक्सटर्नल फॉल्ट वाली LED ने भी ब्लिंकिंग करना शुरू कर दिया है। चलिए अब मैं इसको पहले रीसेट करता हूँ इस बटन की मदद से, और इसको दोबारा से रन मोड पे करते हैं। हमने इसको रन मोड पे किया है, लेकिन ये जो हमारा इंटरनल फॉल्ट और इसकी ये जो एक्सटर्नल फॉल्ट वाली रेड LED है ये इसी तरह रोशन है। तो ये कभी कभार इस वजह से भी हो जाता है कि ये जो हमारी साथ पावर सप्लाई लगी हुई है इसकी वजह से भी ये मसला आ जाता है कि अगर ये 24 वोल्ट और 5 वोल्ट जो इसकी आउटपुट है वो प्रॉपर ना दे रही हो, उसमें फ्लक्चुएशन आ रही हो, तो इसकी वजह से भी ये CPU है आपका जो स्टॉप मोड में जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम अब इसका CPU है इसको, इसकी ये जो पावर सप्लाई है इस पावर सप्लाई को सबसे पहले हम चेंज करके चेक करते हैं कि हमारा ये जो इशू है ये हल होता है या नहीं होता। तो इसको खोलने के लिए इसके दो स्क्रू लगे होते हैं, एक ये टॉप पे, इस स्क्रू को आपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेना है। फिर ये कवर उतारना है, और कवर के नीचे इसकी इनपुट जो सप्लाई है उसका प्लग लगा होगा, इसको आपने बाहर की जानिब पुश कर लेना है। इसकी इनपुट AC 120 से लेकर 230 वोल्ट, और ऊपर ये अनलॉकिंग प्लग के लिए ये एक बटन सा लगा हुआ है, इसको आपने प्रेस करना है और इसको बैक साइड को खींच लेना है। तो ये जो आपकी इनपुट पावर सप्लाई खींचेंगे तो इसके नीचे दूसरा स्क्रू इन्होंने लगाया हुआ है जिसको आपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलना है, और पावर सप्लाई जो है वो आपकी मेन बॉडी से या इसकी जो बेस है उससे अलग हो जाएगी। इसको बेस से अलग करने के लिए नीचे की जानिब से पहले ऊपर उठाना है और ऊपर से इसको बाहर निकाल लेना है। तो दोस्तों, कोई भी पावर सप्लाई जब आप इसकी चेंज करने लगे तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ये देखें, I फॉर इनपुट और O फॉर आउटपुट। एक मरतबा फिर से मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ये जो वाली पावर सप्लाई है जो अब हमने मशीन से उतारी है, तो इसकी पहले आप इनपुट चेक करें कि जो हमने पावर सप्लाई उतारी है इसकी इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। इसकी ये आई एक साइड पर लिखा हुआ है, इनपुट जो है AC 120 से लेकर 240 वोल्ट तक,
और आउटपुट जो है वो DC 5 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट 0.6 एम्पेयर इस पावर सप्लाई की आउटपुट है। तो जो आपने पावर सप्लाई लगानी है, एक तो आपकी आउटपुट और इनपुट आपने चेक करना है सेम है कि नहीं। अगर तो एक जैसी हो तो आप इसको वैसे ही लगा सकते हैं, अगर उसमें कोई चेंजिंग हो तो आपने चेक कर लेना है कि आपको उस चेंजिंग को किस तरह से कवर कर सकते हैं। इसकी इनपुट AC 120 से 240 वोल्ट और आउटपुट DC 5 वोल्ट से DC 24 वोल्ट 0.6 एम्पेयर या 4 एम्पेयर। और मैक्सिमम जो टेम्परेचर है इसका वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसके अंदर ये बिल्कुल ठीक काम करती है। और 60 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होने की सूरत में ये ट्रिप हो जाएगी या इसके कंपोनेंट्स ख़राब होने का अंदेशा है। तो ये दूसरी पावर सप्लाई हमारे पास मौजूद है, जिसको अब हम इसकी जगह पर लगाएंगे। ये ऊपर वाली जो पावर सप्लाई वो है जो अभी हमने मशीन से उतारी है, और नीचे दूसरी पावर सप्लाई हमारे पास मौजूद है। तो पहले हम उसकी इनपुट और आउटपुट को भी एक मरतबा चेक कर लेते हैं कि इसकी इनपुट और आउटपुट क्या है। चलिए ये अब इसका सीरियल नंबर हम फ्रंट पे लेके आते हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो इसका आई लिखा है, यानी कि इसकी इनपुट DC 24 वोल्ट 48 वोल्ट और DC 60 वोल्ट लिखी हुई है, जबकि जो हमने पावर सप्लाई उतारी थी उसकी इनपुट जो है वो 220 वोल्ट 120 से लेकर 220 वोल्ट थी। जबकि इसकी जो आउटपुट है वो DC 5 वोल्ट 4 एम्पेयर और 24 वोल्ट 0.5 एम्पेयर या 6 एम्पेयर, यानी कि इसकी जो आउटपुट है वो तो सेम है, लेकिन इसकी जो इनपुट पावर सप्लाई है वो DC 24 वोल्ट है। तो अब हमें जो इसकी जो इनपुट जो है वो हमें DC 24 वोल्ट देनी पड़ेगी। तो लिहाजा वो जो पहले इसका नीचे इनपुट वाला इसका प्लग लगा हुआ है वहाँ पर हमें इसके लिए 24 वोल्ट का अरेंज करना पड़ेगा। यानी कि पावर सप्लाई जो इसमें लगी होती है 3 फेज़ AC से 24 वोल्ट आउटपुट देती है, तो वहाँ से हम फिर इसको 24 वोल्ट देंगे इसकी इनपुट पर। तो चलिए इसको लगाते हैं, और लगाने के बाद हम मशीन को ऑन करेंगे। इसको लगाने से पहले आपने इनकी बेस को चेक कर लेना है कि बेस में ये जो पिनें लगी हैं ये कोई टेढ़ी ना हो गई हो जब आपने उतारी हो, यानी कि उतारते और लगाते वक्त आपने मुकम्मल एहतियात करनी है। इसको लगाने के लिए ये जो 2 कट बने हुए हैं इनको आपने इस तरह लगाने से पहले इसकी बेस में भी देखें दोस्तों, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की ताकि आपको नज़र आ सके कि इसकी बेस में एक होल सा ये कट सा बना हुआ है ये इस जगह पर। तो आपने इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको पहले इसमें एडजस्ट करना है इस जगह पर, उसके बाद इसको नीचे प्रेस कर देना है। तो आपकी ये पावर सप्लाई जो है बिल्कुल ठीक लग गई है। अब हमने पावर सप्लाई लगा ली है दोस्तों, क्योंकि वक्त कम है, जल्दी जल्दी से इसकी पावर सप्लाई लगाते हैं। हमने पावर सप्लाई चेंज की है और उसके बाद पावर को ऑन किया है, लेकिन देखें हमारे पास स्टॉप वाली जो CPU पर है स्टॉप, और उसके बाद ये देखें इंटरनल फॉल्ट वाली भी LED दोबारा से रोशन हो गई है। यानी कि हमारा ये जो CPU है अभी भी स्टॉप मोड में है, दोबारा रन मोड में नहीं आया है। तो दोस्तों अब हमें इसका जो CPU है उसको ही चेंज करना पड़ेगा। लिहाजा अब हम इसका जो CPU है इसको खोलते हैं। इसको CPU को इसकी बेस से या बॉडी से अलग करने के लिए इसके ऊपर और नीचे की जानिब भी एक स्क्रू लगा होता है, जिसको आपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलना होता है। और इसके साथ प्रोफिबस की जो केबल्स हैं वो भी लगी हुई होती हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाला ये जो स्क्रू है हम इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलते हैं। फिर इसका ये कवर ऐसे आपने पुश करके निकाल लेना है, और उसके बाद ये 2 प्रोफिबस की केबल लगी हुई हैं, एक कनेक्टर X1 में और दूसरी X2 में। ये जो ऊपर वाला जो प्रोफिबस का कनेक्टर है इसे X1 और नीचे वाले को X2 माना जाता है, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है। अगर इनमें कोई एरर आ रहा हो तो उसके लिए भी ऊपर CPU पे बाकायदा इंडिकेशंस बनी हुई हैं जो कि रोशन होती हैं, और जिनसे हमें ये पता चल जाता है कि CPU में किस जगह पर एरर आ रहा है। एक प्रोफिबस का कनेक्टर जो है वो हमने खोल लिया है और दूसरा भी कनेक्टर खुल चुका है। इसको बेस से अलग करने के लिए इसके नीचे की जानिब ये दूसरा स्क्रू लगा हुआ है, जिसे आपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलना है। और खोलने के बाद आपने नीचे की जानिब से इसको पहले बाहर की जानिब पुश करना है,
उसके बाद थोड़ा सा ऊपर को उठाकर CPU को इस बेस से अलग कर लेना है। दोस्तों अगर आपने बेस के अलावा CPU को, ये देखिए नीचे से पहले ऊपर को और फिर थोड़ा सा ऊपर को उठा के आपने CPU को अलग कर लेना है। तो चलिए मैं इसको ऑफिस में लेके चलता हूँ और आपको थोड़ा सा जो हमने नया CPU लगाना है उसके मतलब भी मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। उसके बाद हम इसका CPU है वो इंस्टॉल करेंगे। ये CPU 414.2 इसका वर्जन है, सीमेंस का स्मैटिक S7 400। ये इसकी बेस है जहाँ पर ये पिनें लगी होती हैं। इनका आपने ख़ास ख्याल रखना है, कोई पिन टेढ़ी ना कर ले, वरना आपकी ये जो बेस है वो ख़राब हो जाएगी और बेस ख़राब होने की सूरत में आपको नई परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा कोई भी काम करते वक्त एहतियात का जो है वो आपने दामन नहीं छोड़ना है। ये वो CPU है जो हमने मशीन से उतारा है। इसके मतलब मैं आपको पहले थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि ये इसके ऊपर ये जो LEDs लगी हुई हैं, इस वक्त हमारी LED जो रोशन हो रही थी, ये देखिए सबसे ऊपर वाली INTF यानी कि इंटरनल फॉल्ट। अगर इससे नीचे वाली LED रोशन हो तो वो EXTF यानी कि एक्सटर्नल फॉल्ट। ये सबसे नीचे स्टॉप वाली हमारी LED रोशन हो रही थी, यानी कि ये स्टॉप मोड में चला जाता था और इंटरनल फॉल्ट जो है वो उसकी LED रेड रोशन होती थी। इससे हमें पता चलता था कि इसके अंदर कोई फॉल्ट आ गया है, जिसकी वजह से ये जो CPU है वो स्टॉप मोड में चला गया है। जब ये बिल्कुल दुरुस्त रनिंग में हो तो इसकी जो रन वाली जो LED है वो ग्रीन सिर्फ वो रोशन होती है, RUN ये देखें जिस पे रन लिखा हुआ है, और सिर्फ इसी को रोशन होना चाहिए रन वाली LED को। ये स्टॉप मोड के लिए येलो कलर की होती है, अगर इसमें हो तो आपका CPU उस वक्त स्टॉप मोड में होता है। ये इंटरनल फॉल्ट की INTF यानी कि CPU के अंदर कोई फॉल्ट आ गया है, उस वजह से ये LED रोशन होती है। और इसके नीचे EXT यानी कि अगर कोई एक्सटर्नल फॉल्ट आ जाए। ये फिर उसके नीचे है बस 1F और बस 2F, यानी कि नीचे जो हमारी प्रोफिबस की केबल्स लगी हुई हैं ना, वो मैं आपको कनेक्टर एक मरतबा फिर उसके दिखा दूंगा कि बस 1F और बस 2F ये वाला एरर जो है वो किस वक्त शो होते हैं। ये CPU है हमारा 414-2 414-2XG04-0AB0। CPU 414-2XG। ये तो थी दोस्तों इसके मतलब कुछ बेसिक बुनियादी मालूमात जो मैंने आपको बताई कि ये कौन सी LED रोशन हो तो आपको क्या पता चलता है और आपने उस एरर को रिकवर करने के लिए फिर क्या चीज़ों को देखना है। अगर एक्सटर्नल फॉल्ट की है तो आपने देखना है कि ये भी उसकी एक्सटर्नल फॉल्ट जो है इसकी बैटरी की सूरत में भी आ सकता है, क्योंकि हाँ ये जो एक्सटर्नल फॉल्ट है दोस्तों, ये जो इसके साथ पावर सप्लाई लगी होती है उसकी वजह से भी आ सकता है। और ये जो मैंने आपको दिखाए थे, ये देखिए बस 1F और बस 2F जो है वो इन कनेक्टर पे जो प्रोफिबस केबल लगी होती हैं X2, ये X2 के लिए ये वाला और X1 ये वाला, यानी कि बस 1F वाली अगर LED रोशन हो तो इसका मतलब है ये कि आपके इस प्रोफिबस केबल की जो कनेक्टिंग है या कम्युनिकेशन है वो दुरुस्त नहीं है, उस वजह से भी ये एरर आ सकता है। अगर इसको रीसेट करना है तो उसके लिए ये बटन लगा हुआ है रन, स्टॉप और रीसेट। तो आपने इसको नीचे की जानिब ऐसे प्रेस किए रखना है। ये जो स्टॉप वाली LED है ये ब्लिंकिंग करेगी, उसके बाद ये स्टिल अपनी जगह पर आ जाएगी। उसके बाद आपने इसको दोबारा स्टॉप में और स्टॉप से दोबारा ऊपर रन की जानिब कर देना है, तो आपका ये जो CPU है एक मरतबा रीसेट हो जाएगा। ये स्टॉप पे है और इसको अब आपने ऐसे रन पे दोबारा वापस कर देना है, तो ये आपका जो CPU है वो रीसेट हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको व्यू दिखाऊंगा। ये इसमें एक फ्लैश कार्ड या मेमोरी कार्ड भी लगा हुआ होता है जिसमें इसका प्रोग्राम सेव होता है। ये देखिए MC फ्लैश 256 KB इसकी जो स्पेस है मेमोरी है। इसका पार्ट नंबर, इसको मैं आपको CPU से अलग करके एक मरतबा चेक भी करा देता हूँ और इसका व्यू भी दिखा देता हूँ। इस तरह आप इसको निकाल भी सकते हैं और दोबारा लगा भी सकते हैं।
तो ये इसका मेमोरी कार्ड है या फ्लैश कार्ड इसको आप कह सकते हैं। 256 KB जो इसकी स्पेस है और 5 वोल्ट पे ऑपरेटेड है, यानी कि 5 वोल्ट इसकी इनपुट है। 8 बिट सिस्टम है। अब इसको सामने की जानब से आपको पिनों वाली रो दिखा दूं। ये इसका CPU वाला वर्जन है। तो दोस्तों हमारे पास एक CPU नया जो हमने मंगवाया है वो मौजूद है। पहले मैं आपको उसका ओवरव्यू दिखाता हूँ और उसके बाद हम उसको मशीन पर इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद देखते हैं हमारा ये जो स्टॉप मोड और इंटरनल फॉल्ट वाला जो LEDs थी जो रोशन हो रही थी, जो मशीन को चलने नहीं दे रहा था ये CPU, तो देखते हैं हमारा ये फ़ॉल्ट अब भी सॉल्व होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले उसका ओवरव्यू देख लेते हैं और ओवरव्यू के बाद हम उसको मशीन पर इंस्टॉल करेंगे। अगर आप इसको बेस पर इस्तेमाल नहीं कर रहे CPU को, तो यहाँ पर आपको एक्सटर्नल बैटरी लगा कर भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसकी बैक साइड है जहाँ से ये बेस में लगता है और बेस की पिन्ने और ये आपस में कनेक्ट होती हैं। दोस्तों ये हमारे पास नया CPU है जो कि हमने मंगवाया था, हमारे पास मौजूद है। और ये इसका EEPROM मेमोरी कार्ड या फ्लैश कार्ड भी आप कह सकते हैं। इसका एक व्यू आपको दिखा दूं। व्यू दिखाने के बाद हम इसको अब मशीन पर इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि हमारा एरर ख़त्म होता है या नहीं। जब एरर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मशीन को हम चलाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि अब हमारी मशीन बिल्कुल दुरुस्त चल रही है या नहीं। तो ये इसका फ्लैश कार्ड था और ये आ गया अब इसका CPU। दोस्तों CPU को भी आपने इंस्टॉल करने से पहले इसका जो वर्जन वगैरह है वो देख लेना है कि बिल्कुल ठीक है या नहीं। सेम मॉडल होना चाहिए, इसकी इनपुट वगैरह भी। जो CPU ये भी सीमेंस कंपनी का वही 414-2। दोस्तों इसका CPU अब हमने वापस लगा दिया है क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी होती जा रही थी। तो अब इसके ये जो प्रोफिबस के कनेक्टर हैं इनको भी हम दोबारा से एक मरतबा अच्छी तरह से टाइट कर देंगे और टाइट करने के बाद पावर को ऑन करते हैं और फिर देखते हैं कि अब CPU किस पोजीशन में आता है। कनेक्टर 2 हमने पहले टाइट कर दिया था। अब उसके बाद ये कनेक्टर 1 यानी कि X1 वाला, इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से अब हमने टाइट कर दिया है। अब इसका कवर लगाते हैं। कवर लगाने के बाद मशीन की पावर को हम ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारी मशीन अब ठीक है या नहीं। दोस्तों ये देखिए अब हमने पावर ऑन की है तो हमारे पास सिर्फ ग्रीन ही ग्रीन LEDs रोशन है। कोई येलो कोई रेड LED इस वक्त रोशन नहीं है, यानी कि हमारा जो CPU है इस वक्त रन मोड में आ चुका है। सिर्फ रन वाली इसकी LED ग्रीन रोशन है और जो इसकी पावर सप्लाई है उस पर भी 2 ग्रीन LED सिर्फ DC 5 वोल्ट और DC 24 वोल्ट की ऑन है। अब इंटरनल फॉल्ट एक्सटर्नल फॉल्ट की कोई LED रोशन नहीं। इधर भी DC 24 वोल्ट और DC 5 वोल्ट की सिर्फ LED रोशन है। दोस्तों ये जो हमारा CPU है ये तो इस वक्त क्लियर हो चुका है। ये इस पे ASI सिस्टम भी लगा हुआ है, RC कंट्रोल सिस्टम। ये माइक्रो रिलेज लगी हुई हैं। ये पैनल का कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू। और अब जो हमारी मशीन है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ये देखें बिल्कुल दुरुस्त हालत में हमारी मशीन जो अब बिल्कुल चल रही है। ये इसका हाइड्रोलिक सिस्टम है। इस पे 83 बार जो प्रेशर है वो इस वक्त बन रहा है। ये इस ड्रम को या ड्रम वाली मोटर को ब्रेक लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये इस पे जो लेंथ बाकी रह चुकी है वो नज़र आ रही है और इस पर जो सेक्शंस हमने बनाए थे वो अब बीम पे उतारे जा रहे हैं। बीम बनने के बाद इसको साइजिंग मशीन पे ले जाया जाएगा और साइजिंग मशीन पर इसको जो है वो साइज़ किया जाएगा, मांडी वगैरह लगाई जाएगी
और उसके बाद इसको लूम पे ले जाकर कपड़ा जो है वो तैयार किया जाएगा। तो ये तो था दोस्तों अब इसका ओवरव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ भी। और अगर आप फेसबुक पर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो फरहान यूनिक ट्रेडर मेरे इस पेज को जो फॉलो करें, लाइक करें। पैनल का एक मरतबा लाइट बंद करके मैं आपको फिर से ओवरव्यू दिखा देता हूं कि हमारे सीपीयू वगैरह पर कौन सी एलईडीज़ रोशन है। देखें सिर्फ ग्रीन सीपीयू पे एक ही रन की ग्रीन एलईडी रोशन है और पावर सप्लाई पे दोनों ग्रीन की। दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह।